नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि आज के ज़माने में कोविड है, तो लोगों को ये नहीं पता कि न्यूबॉर्न इन्फेंट को इस कोविड में करना क्या चाहिए। एविडेंस भी इतना क्लियर नहीं है, एक नई बीमारी है। So I'm very happy to invite Professor Praveen Kumar. Dr. Praveen is in neonatology at PGI Chandigarh. We also are supposed to have had Professor Ashok Diyari, as you know, who is the head of pediatrics at Indian Institute of Medical Sciences. But unfortunately, उनकी अपनी कुछ अदर कमिटमेंट है जिसके कारण वो अभी नहीं है। हो सकता है कि इस सेशन में कभी बीच में वो आ जाएंगे। So let me hand over to Dr. Praveen to talk about how the newborn infant needs to be managed during this current COVID pandemic. Praveen. Thank you, Dr. Ramji, and good afternoon, everybody. नमस्कार दोस्तों, स्पेशली मेरे दोस्त जो मध्य प्रदेश से जिन्होंने ज्वाइन करा होगा, बिकॉज उनके साथ हमारा संबंध कई सालों से चल रहा है। इट इज रियली यूनिक। आज से 3-3.5 महीने पहले जब ये कोविड की समस्या भारत में शुरू हुई, तो जब भी किसी भी अस्पताल में अरेंजमेंट किया जाता था तो सारा फोकस एडल्ट्स पे था। हमारे अस्पताल में भी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि हमें न्यूबॉर्न्स के लिए अरेंजमेंट करना है, तो नोबडी वाज लिसनिंग कि न्यूबॉर्न तो कहीं बहुत दूर की बात। इवन प्रेग्नेंट वुमेन ऑब्वियसली वाज नॉट इन पिक्चर। तो काफी स्ट्रगल के बाद, लड़ने के बाद, इट इज वेरी हार्टनिंग कि आज 600 लोग इस ऑनलाइन सेमिनार में डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूबॉर्न की केयर कैसे करनी है कोविड के जमाने। अब वाकई ही क्या ये न्यूबॉर्न्स में कोविड की समस्या है भी या नहीं? तो अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो जनरली देयर हैव बीन केस रिपोर्ट्स और केस सीरीज ऑफ न्यूबॉर्न्स हु आर अफेक्टेड और हु आर बोर्न टू मदर्स हु आर कोविड पॉजिटिव। तो रिसेंटली 2 बड़े रिव्यू पब्लिश हुए हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगता है कि न्यूबॉर्न्स में ये प्रॉब्लम कितनी है। एक रिव्यू आया था जून के अंत में जिसमें मई तक का डेटा था, और इसमें ये देखा गया कि ये डेटा था करीब 400 ऐसी वुमेन का जो कोविड पॉजिटिव थी प्रेगनेंसी, और इनके बच्चों का भी टेस्ट किया गया। तो ये देखा गया कि सिर्फ 1.6% में वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ, यानी कि अगर 100 कोविड पॉजिटिव वुमेन डिलीवर कर रही हैं तो सिर्फ 1 या 2 बच्चों में ही कोविड की बीमारी पाई गई। एक और रिव्यू जो इसी महीने 1 हफ्ता पहले ही पब्लिश हुआ, हमारे यहाँ से ही पब्लिश हुआ, जिसमें करीब 1005 बच्चों पर टेस्ट किया गया जो कोविड पॉजिटिव वुमेन को पैदा हुए थे, और इसमें देखा गया कि लगभग 3.9% यानी 100 में से 4 ऐसे बच्चे थे जिनमें कोविड की बीमारी पाई गई। अब इन दोनों रिपोर्ट्स में ये बड़ा क्लियर है कि सो कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन या कंजेनिटल कोविड बहुत ही रेयर, एक्सट्रीमली रेयर प्रॉब्लम। आज तक पूरे पब्लिश्ड लिटरेचर में सिर्फ 2 या 3 केस हैं जहां ये कंफर्म हो पाया है। बट मेजॉरिटी ऑफ कोविड इन न्यूबॉर्न इज एक्वायर्ड इन द पोस्टपार्टम पीरियड, ड्यूरिंग डिलीवरी और द केयर व्हिच वी प्रोवाइड इन द पोस्टनेटल वार्ड और इन द एफएनसी और इन द एनआईसी। इंडियन एक्सपीरियंस ज्यादा पब्लिश्ड नहीं है, लेकिन अभी 2-3 हफ्ते पहले ही एक एनएनएफ ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें 10 से 11 अस्पताल के लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और 7 हॉस्पिटल्स का डेटा जो हमें बिल्कुल एक क्लीन और ऑर्गेनाइज डेटा लगा, उसका जब हमने कंबाइन किया तो ये देखा गया कि करीब 1500 कोविड पॉजिटिव वुमेन में से 7.3% उनके जो न्यूबॉर्न्स थे उनमें कोविड पॉजिटिव टेस्ट पाया गया, यानी 109 बच्चों को। सो व्हाट इट मीन्स इज कि हमारे सेटअप में इंसिडेंस थोड़ी ज्यादा थी कंपेयर टू द लिटरेचर। However, next slide. अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं तो जो ये पुराना सिस्टमैटिक रिव्यू था जिसमें लगभग 70 बच्चों का एक्सपीरियंस था, उसने ये देखा कि 1/3 के करीब यानी 35% बच्चे तो 50% को कोई ना कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, जैसे कि फास्ट ब्रीदिंग या कफ या टेकिपनिया। सिर्फ 20% बच्चों को फीवर की प्रॉब्लम थी, अनलाइक एडल्ट्स जहां फीवर इज वर्चुअली यूनिवर्सल, सो फीवर वाज मच लेस कॉमन। और इस ग्रुप में ये देखा गया कि लगभग 38% को निक्कू में एडमिशन की जरूरत पड़ी और 17% को वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी।
अब ये हमें याद रखना होगा क्योंकि इस पर्टिकुलर कोहॉर्ट में 40% बच्चे प्रीमेच्योर थे और ये डेटा है कंबाइंड इनबॉर्न एज वेल एज आउटबॉर्न हु रिपोर्ट टू द इमरजेंसी। ऑन द अदर हैंड अगर हम भारत का एक्सपीरियंस देखते हैं जो इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली शेयर किया गया, तो आउट ऑफ 109 कोविड पॉजिटिव न्यूबॉर्न्स हु वर ऑल इनबॉर्न, more than 95% वर एसिम्प्टोमेटिक और प्रीमेच्योरिटी रेट भी बड़ा कम था, बहुत कम बच्चे प्रीमेच्योर हुए और जो भी सिम्टम हुए मेजॉरिटी में दे वर रिलेटेड टू प्रीमेच्योरिटी। फॉर एग्जांपल हाइलेंड मेम्ब्रेन डिजीज या ट्रांजिएंट टिकिपनिया या फीडिंग इंटॉलरेंस। कोविड के कारण जो सिम्टम हुए इस तरह के बच्चे बहुत ही रेयर और केस रिपोर्ट थी अगर पूरा लिटरेचर भी रिव्यू करें तो विच इज रीअश्योरिंग कि मोस्ट न्यूबॉर्न्स डू वेरी वेल इवन इफ दे आर कोविड पॉजिटिव। अब आपके पास जब बच्चा पहुंचता है या मदर पहुंचती है जिसकी डिलीवरी होती है, तो इस तरह की स्थिति को हम 4 काइंड ऑफ सिचुएशन में डिवाइड कर सकते हैं। सो मदर कैन बी कोविड सस्पेक्ट। व्हाट इट मींस इज कि she is reporting with influenza like symptoms or severe acute respiratory illness like symptoms, या फिर वो कंटेनमेंट जोन से आई है, या she is a contact of somebody who is known positive, और जब तक उसका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता उसको हम कोविड सस्पेक्ट कहेंगे। Now some of these mothers, some other mothers may report to you directly with the result they are COVID positive, और इनके जो बच्चे डिलीवर होंगे they can be stable, which means उनको कोई सिम्टम नहीं है, और they can be sick. एडिशनली अगर उनका वेट या जेस्टेशन कम है, मतलब लेस देन 34 वीक्स हैं या लेस देन 1.8 kg हैं, तो विच मींस दे एक्चुअली विल नीड दी एसएनसीयू केयर। तो इस तरह से हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: कोविड सस्पेक्ट मदर एंड स्टेबल बेबी, कोविड पॉजिटिव मदर एंड स्टेबल बेबी, कोविड सस्पेक्ट मदर एंड सिक बेबी, और ए कोविड पॉजिटिव मदर एंड सिक बेबी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। या तो इनका मैनेजमेंट हमने कैसे करना है, तो इस फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं। तो अगर मदर कोविड सस्पेक्ट है या कोविड पॉजिटिव है बट उनका बच्चा स्टेबल है, तो हमने ये देखना है कि मदर की कंडीशन कैसी है। तो मदर अगर स्टेबल है, एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड ही इलनेस है, तो वी कैन सिंपली शिफ्ट मदर एज वेल एज बेबी टू दी वेल बेबी कोविड वार्ड एंड मदर कैन ब्रेस्ट फीड और गिव EBM अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर मदर बीमार है, विच मीन्स शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ द बेबी एंड शी हैज टू बी एडमिटेड इन ICU, तो नेचुरली आप बच्चे को एक पोस्टनेटल वार्ड में ले जा सकते हैं बिकॉज बच्चा स्टेबल है और वहां उसकी केयर या नर्सेज या हेल्दी अटेंडेंट, फैमिली अटेंडेंट कर सकते हैं इजीली। बट इफ बेबी इज सिक देन नेचुरली बेबी हैज टू मूव टू द SNCU, जो कोविड सस्पेक्ट या कोविड पॉजिटिव बच्चों के लिए बनाई गई हो। तो विच मीन्स विद इन SNCU कैन हैव एरिया, या SNCU के कॉम्प्लेक्स में अगर आपने अलग से कोई रूम डेजिग्नेट किया है तो वहां पर इन बच्चों को ले जाकर स्पेशल इंटेंसिव केयर दी जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। या तो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मेडिकल ऑफिसर, एज ए नर्स और एज ए पीडियाट्रिशियन क्या है कि वी आर कॉल्ड टू अटेंड द डिलीवरी। तो डिलीवरी का सीधा प्रिंसिपल है कि जो हमारा को NRP ट्रेनिंग दी गई है, सेम NRP ट्रेनिंग या सेम NRP प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बेबीज बॉर्न टू कोविड पॉजिटिव और कोविड सस्पेक्ट। सिर्फ हमें कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना होगा। तो उसमें 1-2 चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सुविधा है कि डिलीवरी रूम या ऑपरेशन थिएटर के बगल में एक और कमरा हो जो कनेक्टेड हो, तो आप अपना रिससिटेशन वहां कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी डिलीवरी टेबल या न्यूबॉर्न जो रिससिटेशन कॉर्नर है वो लगभग 2 मीटर दूर डिलीवरी टेबल के रख सकते हैं, ताकि आपका जो एरिया है, जो आपका बच्चा है, उसके लिए कंटेमिनेशन का रिस्क कम से कम। दूसरा क्या है कि जो भी डिलीवरी अटेंड करने आपकी टीम जा रही है उसका नंबर हमें मिनिमम से मिनिमम रखना है। लो रिस्क डिलीवरी में एक आदमी काफी है। अगर हाई रिस्क डिलीवरी है तो 2 लोग, इट कैन बी 2 नर्सेज, इट कैन बी 1 डॉक्टर, 1 नर्स और अ टीम। बट देयर शुड बी ए स्टैंड बाय पर्सन कि अगर कॉम्प्लिकेशन हुई, रिससिटेशन में मुश्किल हुई, तो देन दैट पर्सन कैन एंटर। और जो भी लोग रिससिटेशन कर रहे हैं दे शुड वियर एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ए N95 मास्क इन द डिलीवरी एरिया। बाकी सभी चीजें
आप स्टैंडर्ड वे में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग यू कैन प्रैक्टिस, स्किन टू स्किन केयर यू कैन प्रैक्टिस, ऑक्सीजन के बारे में जो भी डॉक्टर सुषमा ने बताया उसी तरह से आप करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल या बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल वो सारा एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। एक चीज एडिशनल हम कर सकते हैं, इनकेस आपको इंट्यूबेशन करना पड़ता है बच्चे के लिए, तो you can use a plexiglass, small head box kind of thing, which is made of plexiglass for additional protection, but a mandatory नहीं। तो in other words, NRP प्रोटोकॉल बिल्कुल वैसा ही चलेगा, सिर्फ हमें प्रिकॉशन रखने हैं कि डिलीवरी टेबल से थोड़ा दूरी पर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट N95 मास्क इस्तेमाल करना। नेक्स्ट स्लाइड। तो डिलीवरी के बाद बच्चे को जब हमने उसके केयर एरिया में लेके जाना है, अगर स्पेशली वो सिक है और एसएनसीयू या निक्कू में लेके जाना है, तो हमें उसको एक क्लोज बॉक्स में ले जाना बेहतर रहेगा। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर है बहुत बढ़िया, नहीं है तो सिंपल एक प्लेक्सीग्लास का बॉक्स बनाया जा सकता है। अगर ओपन केयर या उसमें लेके जा रहे हैं तो फिर भी हम एक कुछ कवरिंग क्लिंग रैप या कुछ इस तरह की चीज लगा सकते हैं। और जो भी लोग उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दे शुड वियर द एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि बच्चे की न्यूट्रिशन। तो इस स्लाइड में एक तरफ हमने दिखाया है कि क्या डिसीजन हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग के डिसीजन के लिए, और दूसरी तरफ कि कैसे उसको मैनेज करना है। बट बेसिक मैसेज इसका है कि मेजॉरिटी ऑफ बेबीज कैन बी गिवन डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इफ दे आर केपेबल। तो यानी कि हमने बच्चे को, अगर बच्चा ठीक है माँ ठीक है, दोनों को इकट्ठे रखना है, रोमिंग इन करना है, और माँ डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करेगी। और जो भी आपका लैक्टेशन सपोर्ट सिस्टम है, नॉर्मल लैक्टेशन काउंसलर या नर्स, वो लैक्टेशन के लिए मदद करेंगे माँ की। अगर रोमिंग इन पॉसिबल नहीं है बिकॉज मदर सिक हो गई या किसी वजह से, तब हम माँ का ही ईबीएम बच्चे के लिए दे सकते हैं, और ये या तो नर्स प्रोवाइड कर सकती है, या अगर आपके पास कोई हेल्दी केयर गिवर है जो कोविड फ्री एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो भी ये ईबीएम को चम्मच के माध्यम से या पैलाडे से पिला सकता है। अगर माँ का दूध किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो सकता, माँ बहुत बीमार है और आपके पास मिल्क बैंक की सुविधा है, तो आप डोनर मिल्क दे सकते हैं। और ये सब भी संभव ना हो तो फिर हमें फार्मूला फीड कुछ समय के लिए अपनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। However, we have to remember, although we promote breastfeeding, rooming in, care by the mother, but certain preconditions or mandatory requirements must be met for safe breastfeeding. सबसे पहला, the mother has to be trained to perform hand hygiene frequently, including before and after breastfeeding, और जब भी उसने बच्चे को छूना है और उसके बाद। Second is कि उसको respiratory etiquette सिखाना पड़ेगा. She has to use a mask while she is breastfeeding, at least a triple layered surgical mask. और जब भी उसने बच्चे का कुछ भी सफाई करना है, ध्यान रखना है, तो शी मस्ट बी वेयरिंग ए मास्क, और उसको सिखाना है कि अगर उसको कोई छींक या खांसी आती है तो अपने कोहनी में करेगी, बजाय की कहीं और। सो रेस्पिरेटरी हाइजीन एटिक्वेट हैज टू बी ट्रेन्ड। और ये जो भी एक्सप्रेस मिल्क है दैट कैन बी फेड टू द बेबी विदाउट एनी पैस्चराइजेशन। इन केस मदर इज लोकेटेड इन ए डिफरेंट वार्ड और बिल्डिंग और वहां से ईबीएम लेके आना है, तो हमें स्पेशल प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि वो बड़ा ही क्लीन और अनकंटेमिनेटेड वे में लाया जाए, ताकि कोई रास्ते में उसमें कंटेमिनेशन नहीं। एक बड़े इंटरेस्टिंग स्टडी लास्ट वीक पब्लिश हुई जिसमें 120 ऐसे बच्चे जो पैदा हुए कोविड पॉजिटिव मदर्स को, और जिनको रूम इन किया गया, ब्रेस्ट फीड दिया गया, उन बच्चों का कोविड टेस्ट किया गया 24 घंटे में, 5 से 7 दिन में, और फिर 14 दिन में, 3 बारी कम से। और ये पाया गया कि सभी बच्चे कोविड नेगेटिव रहे थ्रू आउट द 14 डेज, बिकॉज उनमें ये प्रिकॉशंस लिए गए। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम ये प्रिकॉशंस लें तो रोमिंग इन और ब्रेस्ट फीडिंग जो है बड़ा ही सेफ प्रोसीजर है, इससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा जो बाकी रूटीन सपोर्टिव केयर है जिसके बारे में डॉक्टर सुषमा ने भी काफी बताया, वो आप बिल्कुल वैसे की वैसे देते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंगारू मदर केयर, फैमिली पार्टिसिपेशन। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जिसके बारे में हमने भी बात की वो सभी को एप्लीकेबल, कि जो भी केयर गिवर है वो मास्क इस्तेमाल करेगा, कफ एटिक्वेट फॉलो करेगा, हैंड हाइजीन अच्छे से करेगा। विजिटर्स की संख्या में हमें सर्टेनली रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए, और
you can allow one healthy family member जो contact और droplet precaution follow करेगा. In COVID scenario, sometimes to find a healthy family members can be very challenging. So in ऐसे scenario में nurses obviously would have to take care. Counseling and communication की importance आप सभी जानते हैं, but I think इस situation में it becomes even more important because there is so much of isolation and quarantine happening. Mother might be isolated, quarantined in a ward. Father and attendants may not be allowed. So अक्सर family may not have information. So it is good to use, things like video calls or phone calls or telemedicine अगर आपके पास available है, हम बच्चे को दिखा सकें और regular updates family को provide कर सकें. और immunization obviously routine जो भी आपकी policy है उसको चलाते रहें. So the summary of the postnatal care of a stable unit जिसको आप postnatal ward में माँ के साथ रख के उसकी देखभाल करेंगे. So mother और बच्चा जो है इकट्ठे रहेंगे. जैसे भी सुविधा आइसोलेशन वार्ड है, आइसोलेशन रूम है, इकट्ठे वहां रहेंगे. मदर विल डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड. अगर वो संभव नहीं है तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दे के दिया जाएगा. और जो भी आपका लैक्टेशन काउंसलिंग का सिस्टम है, लैक्टेशन काउंसलर या नर्स, वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करनी है. और जब भी आपने कोई करना है, बच्चे को एग्जामिन करना है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विच मीन्स मास्क और ग्लव्स और गाउन आपने पहनना. नेक्स्ट स्लाइड. Some of the babies will end up being in the SNCU and require respiratory support. तो उसमें जो हमारी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फॉर मोस्ट प्रीटर्म CPAP और बहुत सारे SNCU में हम देते हैं, can be given safely to all these babies also. The only additional precaution you can think of कि एक plexiglass का हेड बॉक्स जैसे ऑक्सीजन का हेड बॉक्स होता है, वो आप लगा सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. और इंट्यूबेशन विल बी डन जैसे हम बाकी प्रीटर्म बच्चों में करते हैं. ऐसा नहीं कि कोविड के बच्चों में कोई हमें जल्दी इंट्यूबेट करना है या लेट इंट्यूबेट करना है. बट ये ध्यान है कि इस कमरे में हमें कंटैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ये सारे ध्यान रखने पड़ेंगे. और जो भी लोग हैं वो N95 मास्क पहनेंगे. और इस कमरे में एक तरह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है विच इज वेरी इजी. अगर आप एग्जॉस्ट फैन 1 या 2 लगा देंगे तो दैट विल बी एबल टू जनरेट ए नेगेटिव प्रेशर. So little extra precautions are required whenever you're giving respiratory support to these babies. Next slide. I'm sure personal protective equipment के बारे में आप लोगों की खूब ट्रेनिंग्स हुई होंगी. भारत सरकार की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं. सिर्फ I want to emphasize कि SNCU में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा a well planned donning area and a separate doffing, which means जो भी existing structure है उसी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कमरे में डॉनिंग होगा जो एंट्री पर होना चाहिए और कौन से कमरे में डॉफिंग होगा जो एग्जिट पे होना चाहिए. और लोगों की बड़ी इस बारे में रिगरस ट्रेनिंग चाहिए और मॉनिटरिंग भी चाहिए. बिकॉज व्हाट हैज बीन सीन द वीकेस्ट लिंक इन एक्वायरिंग कोविड और एनी अदर सच काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इज आवर डॉफिंग प्रोसेस. तो डॉफिंग में अक्सर लोग गलती करते हैं, तो वो बड़ा ध्यान से हमें ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग करने की जरूरत है. And different, so N95 मास्क जब भी आपने कोई रेस्पिरेटरी प्रोसीजर करना है, बाकी स्थिति में आप ट्रिपल लेयर्ड सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं. और जब भी रेस्पिरेटरी या एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तो यू शुड वियर ए फेस शील्ड और सम काइंड ऑफ गॉगल्स फॉर योर प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर ग्लव्स एंड गाउन एंड शू कवर, ये सब आपने पहना. बट डॉफिंग डॉनिंग के सीक्वेंस स्टेप्स बड़े अच्छे से वहाँ पोस्टर लगे होने चाहिए और जो चीजें अरेंज हो इन कमरों में उसी सीक्वेंस में अरेंज होने चाहिए ताकि लोग उसको एप्रोप्रिएटली कर पाए. नेक्स्ट. So this is a kind of summary of how you can organize your services. कि आपकी SNCU में एक एग्जॉस्ट फैन या कोई भी अरेंजमेंट नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का होना चाहिए. 2 बेड्स के बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस आप रखने की कोशिश करें SNCU के अंदर. और जो आपके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का प्रोसीजर है, वो सारा अच्छे से होना चाहिए. डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल बड़े अच्छे से फॉलो होने चाहिए. एंड स्पेशली डिसइंफेक्शन ऑफ द हाई टच सरफेस, इस पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. डॉनिंग एरिया आपकी एंट्री से पहले, एंट्री के आसपास होना चाहिए और डॉफिंग एरिया आपका अलग से एग्जिट पे होना चाहिए जो कि डर्टी एरिया माना जाता है. पेरेंट्स की काउंसलिंग के लिए कोशिश करिए कि एंट्रेंस पे एक अलग से कमरा हो ताकि दे डू नॉट एंटर द एरिया ऑफ पेशेंट केयर. तो इस तरह से आप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ही थोड़े से फेर बदल करके री काइंड ऑफ डिजाइनिंग करके ये फैसिलिटी क्रिएट कर सकते. नेक्स्ट.
फाइनली द क्वेश्चन कि किन बच्चों में हमने कोविड टेस्ट करना। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक है कि जो आपका बच्चा है हैज बीन एक्सपोज टू ए कोविड पॉजिटिव एडल्ट, और कॉमनली ये होगा कि मदर इज कोविड पॉजिटिव, रिपोर्टेड कोविड पॉजिटिव विद इन 14 डेज प्रायर टू डिलीवरी। और सेकंड हो सकता है कि जन्म के बाद the baby comes in contact with some other adult person, which can be a healthcare worker or family member, जो कोविड पॉजिटिव। ऐसे में इन बच्चों का हमें कोविड टेस्ट करना चाहिए, और आइडियली बर्थ के जितनी जल्दी हो सके बर्थ के बाद हमें करना चाहिए, बिकॉज इसका पर्पज है टू डिटेक्ट कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है कि नहीं तो जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। लेकिन इस पर्पज के लिए हमें ऐसा नहीं कि बच्चे को आइसोलेट करके रोमिंग इन डिले करें, ऐसा नहीं। अगर किसी वजह से आपके यहाँ टेस्ट में देरी हो रही है फिर भी बच्चे को रोमिंग इन की जाती है। पर अगर पहला टेस्ट नेगेटिव है तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में कोविड नहीं, तो आपको 5 से 14 दिन के बीच में ये टेस्ट को रिपीट करना है, बिकॉज बच्चों में पहला टेस्ट नेगेटिव निकलता। पर इस दौरान में अगर बच्चे में कोई नए सिम्टम आते हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी या कोई फीडिंग रिलेटेड या एक्टिविटी रिलेटेड, तो आपको ये टेस्ट दोबारा जल्दी से जल्दी करना। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा ग्रुप हो सकता है जो बच्चे आपके ओपीडी में या इमरजेंसी में रिपोर्ट करते हैं कोई निमोनिया के क्लिनिकल फीचर्स के साथ, या कोई भी रेस्पिरेटरी फीचर्स के साथ, या लिथार्जी या फीवर या पुअर फीडिंग के साथ, स्पेशली अगर वो 2 या 3 दिन के बाद आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में टेस्ट हमें तुरंत करना है जैसे ही सिम्टम्स के साथ बच्चा आता है। और ये याद रखना है कि बच्चों में फीवर बड़ा अनकॉमन है, कफ इज ऑल्सो अनकॉमन, इट कैन बी सिंपली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एपनिया, ये सारे सिम्टम्स के साथ भी कोविड प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट बच्चों के लिए RT-PCR है जो एडल्ट्स के लिए भी है, और नेजोफेरिंजियल स्वैब से लिया जाता है। और अगर बच्चा इंट्यूबेटेड है तो आप एंडोट्रेकियल ट्यूब एस्पिरेट को भी भेज सकते हैं इस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। फाइनली अबाउट डिस्चार्ज एंड फॉलो। तो जो स्टेबल बच्चे हैं जो माँ के साथ ही वार्ड में रह रहे हैं, उनकी छुट्टी माँ के साथ घर की तरफ की जा सकती है। तो जो बच्चे माँ से अलग हैं बिकॉज मदर इज सिक इन द ICU, उन बच्चों को भी आप 24 से 48 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको एक हेल्दी फैमिली मेंबर मिल जाए जो घर में इस बच्चे का ध्यान रख पाए। ये हेल्दी फैमिली मेंबर शुड नॉट बी ए वेरी ओल्ड पर्सन, शुड नॉट बी ए पर्सन विद कोमॉर्बिड कंडीशन। और फिर इनका फॉलोअप जो हमारा रूटीन फॉलोअप शेड्यूल है उसके अनुसार करना है। और करंट सिचुएशन में जहां हॉस्पिटल विजिट्स आर काइंड ऑफ डिस्करेज्ड, so you can utilize telemedicine, phone, video calls, or the community health workers for the follow-up program. But सभी परिवार, सभी फैमिली को या जो भी उनका अटेंडेंट है ध्यान रखने वाला, उसको डेंजर साइंस अच्छे से बताने हैं, और ये क्लियरली बताना है कि अगर सिम्टम्स या साइंस आते हैं, स्पेशली बिकॉज आजकल देयर विल बी डाउट अबाउट कोविड, तो उसने उस बच्चे को लेके कहाँ रिपोर्ट करना है या किसको कॉल करना, ताकि वो बच्चा इधर से उधर नहीं जाता रहे और एप्रोप्रिएट फैसिलिटी में पहुंचे जहां कोविड टेस्ट किया जा सके अगर जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। अब लास्ट स्लाइड है अबाउट नॉन कोविड एरियाज ऑफ द हॉस्पिटल। जैसा आप सबने अभी पढ़ा होगा कि मुंबई में जो सीरो सर्वे की स्टडी हुई, ये देखा गया कि नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में कोविड का ट्रांसमिशन शायद ज्यादा, मोर डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंटीबॉडीज इन दोज एरिया, बिकॉज पॉसिबली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, और शायद लोग वहाँ ज्यादा प्रिकॉशन भी नहीं लेते ये सोच के कि ये तो कोविड है ही नहीं। तो हमें जो अपनी अस्पताल के SNCU के एरिया, वार्ड के एरियाज हैं जहाँ कोविड के पेशेंट नहीं हैं, वहाँ भी ध्यान रखना, और स्टैंडर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स जो हमारे हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको फॉलो करना है, और यूनिवर्सल मास्किंग एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन, ICMR गाइडलाइन, उसको फॉलो करना, which means every person, especially attendant, must be having a mask at all the times. सोशल डिस्टेंस फॉलो करनी है वार्ड्स में, वेटिंग एरियाज में, यूनिट के अंदर, ड्यूटी रूम्स में। ये अक्सर देखा गया है हमारे अस्पतालों में, खाने के वक्त ड्यूटी रूम में जब डॉक्टर नर्सेज खाना खाने बैठते हैं तो मास्क तो उतारना ही पड़ता है, और क्योंकि ड्यूटी रूम छोटे होते हैं साथ साथ बैठना पड़ता है, एंड मेनी ऑफ देम गेट इन्फेक्टेड। तो यू कैन स्टैगर द लंच टाइम और डिनर टाइम, बारी बारी जाके खाना खा सकते हैं। हैंड हाइजीन पर एम्फेसिस, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल ड्रेस या गाउन जो भी आपकी पॉलिसी है, और प्रोसीजर के बाद ग्लव्स, एंड देन
in the environmental cleaning, special focus on the high touch surfaces. So I think इन सारी चीजों को आपके नॉन कोविड एरियाज में भी इक्वली स्ट्रेंथन करने की जरूरत है to prevent the transmission. Next. So finally, what we understand as of today based on the current evidence, we don't know much about COVID. First of all, we must be clear कि जैसे जैसे और लिटरेचर आएगा ये सारी इंफॉर्मेशन माइट चेंज, बट जो आज हम समझते हैं उसके अनुसार वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर से बच्चे को बहुत ही रेयर है. However, after delivery acquisition in the hospital is common, and it can happen up to 10% of cases. But if you take all the preventive measures, then it can become zero. So we must room in all these babies with the mothers if they are well, give them direct breastfeeding or express milk, and provide all the routine supportive newborn care. और 6 कीज हैं मेरे हिसाब से टू प्रिवेंट. एक है अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज इस्तेमाल करना, जिसमें स्पेशली मास्क, अप्रोप्रिएट मास्क एरिया के अनुसार, यूनिवर्सल मास्किंग फॉर एवरीवन, सोशल डिस्टेंसिंग in the unit, in the duty room, in the corridor, in the waiting room for patient, respiratory hygiene, hand hygiene, and then disinfection of high touch surface. और जो अच्छी बात यह है कि most of the neonates remain asymptomatic due to COVID, जिनमें सिम्टम होते भी हैं, mild होते हैं, and majority good, and it's only an occasional odd case who becomes very sick and needs intensive care due to COVID. Thank you very much. Thank you, Dr. Praveen. I think it is so much clarity. I'm sure everybody now has got it all with your simple messages, clear graphics. दो चीज बड़ा क्लियर है, कोविड न्यूबॉर्न में अभी इतनी बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है. हो भी जाए तो इट्स नॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. बट सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो भी चीजें प्रवीण जी ने बताया कि हमें जो करना चाहिए कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हम अपने सारे नॉर्मल में भी हम एसएनसीयू में कहते हैं करना चाहिए. हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए, ज्यादा लोग अंदर भीड़ नहीं होना चाहिए, इनफ डिस्टेंसिंग होना चाहिए बेड्स के बीच में, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करें, रूम इन करें. All these are standard things we have said because we know that newborns in general are vulnerable to any infection, और COVID कोई exception नहीं है. So except for the fact that we need to add a few things, our personal protection, masking, there are issues about counseling when parents and family can't come, and the most important, I think जो उन्होंने कहा है कि non-COVID area, ये बहुत जरूरी है कि हम यदि एसएनसीयू के बाहर जाएं नॉन कोविड टाइम्स में भी, वी डोंट टेक सो मच केयर अबाउट द नॉन एसएनसीयू एरिया. वहाँ क्या हो रहा है हम नहीं देखते, बट वहाँ भी उतना ही रिस्क है न्यूबॉर्न का, और हमें पता है कि वहाँ से भी बच्चे बीमार होकर एसएनसीयू के अंदर बाद में ट्रांसफर हो जाते हैं. सो आई थिंक द मैसेज आर वेरी क्लियर. न्यूबॉर्न प्रैक्टिसेस जो हम हमेशा करते आए हैं वो करते रहना चाहिए और जोरों से करना चाहिए. और जो प्रिकॉशंस इन्होंने बताया है एडिशनली जो अभी चाहिए कोविड के लिए, see many of these are not specific to SNCUs. Masking is universal. We should all do it, whether I'm in the SNCU, whether I'm at home, whether I'm on the streets. This is universal now for us in this time of COVID. So I think the messages are clear कि जहाँ तक newborn care है, वो that should keep continuing. We should now re-emphasize all those good practices that we have always said which are important for